हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं एसआई मेंस से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ जो इंग्लिश विषय से संबंधित रहेंगे। इस वीडियो सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एसआई मेंस परीक्षा से संबंधित और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी जो इस प्रकार है। हमारे द्वारा एसआई मेंस से संबंधित कई सारे कोर्सेज और कई सारे बैचेस ऑपरेट की जा रही है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स की डिमांड पे 2 और नए बैच आरंभ किए जा रहे हैं। पहला बैच 13 मार्च से हेड ऑफिस जो उड़ान का है वहां प्रारंभ किया जाएगा, जिसका समय 7 से 9:30 बजे सुबह का है। इसमें आपको कुल 400 अंकों की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें भाषा का 200 और योग्यता परीक्षण का 200 अंक शामिल रहेगा। तो ये एक बहुत ही स्पेशल बैच है, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा एक सिटी प्लाजा जो कि हमारे संस्थान की नई ब्रांच खोली गई है, उसमें आपको 13 मार्च से एक नई बैच शुरू की जाए है, जिसका समय होगा शाम को 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। इसमें भी आपको 400 अंकों की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें भाषा और योग्यता परीक्षण के क्रमशः 200 अंक शामिल रहेंगे। तो इन 2 बैचेस के अलावा भी एक और जानकारी है कि आप जब ये पढ़ाई कर रहे हैं या इस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जांचे बगैर आप नहीं बता पाएंगे कि आप मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं कि नहीं। इसीलिए जो एसआई सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज है जो कि आरंभ होने वाला है 12 मार्च से, इसको मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि जरूर ज्वाइन करिए ताकि आप समझ सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको उसको किस दिशा में लेके जाना है। तो ये तैयारी में कुल 18 टेस्ट होंगे आपके। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे आप, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए नंबरों पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा लोगों के लिए। इसके अलावा जो लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे पास एक सूचना है, और वो ये कहता है कि 15 मार्च आगामी 15 मार्च से हमारे नए ब्रांच जो कि सिटी प्लाजा ब्रांच है, वहां पर सीजीपीएससी की प्री और मेंस की फाउंडेशन, इसका मतलब इंटीग्रेटेड बैच चालू की जा रही है। वो भी उन लोगों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है इंग्लिश मीडियम के लिए, आपकी तैयारी के लिए ये बहुत बढ़िया आपका कोर्स शुरू होने वाला है 15 मार्च से। तो शुरू कर सकते हैं आप अपनी तैयारी, हमारे साथ बने रहिए। तो इस तरीके से मेरी जानकारियां यहाँ पे समाप्त होती है। अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपने वो प्रश्न सीरीज जो आपके एसआई मेंस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप मेरे साथ जांच सकते हैं, कुछ नई चीजें सीखने को भी आपको मिल सकती है। तो ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इमाम हुसैन डाइड डैश अ नोबल कॉज। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक दिया है। इस फिलिंग द ब्लैंक में नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चूंकि हमारी एसआई मेंस की जो परीक्षा है वो भी एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, एमसीक्यू बेस्ड के साथ साथ एक उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है। एमसीक्यू पोर्शन का वेटेज बहुत ज्यादा है, प्रीवियस वीडियोस में आपको हमने बताया है उसका वेटेज क्या है। तो उस हिसाब से हमको अपनी तैयारी हर एक की एमसीक्यू पे लिए करनी है। एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करने के लिए ही इन प्रश्नों को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो पहला प्रश्न मेरा कहता है, इमाम हुसैन डाइड डैश अ नोबल कॉज। इमाम हुसैन एक बहुत ही 7वीं सदी के बहुत ही रिवॉल्यूशनरी क्या थे, लीडर थे। उनके बारे में दिया हुआ है कि उनकी मृत्यु एक नोबल कॉज। नोबल कॉज का मतलब जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, नोबल कॉज का अगर हिंदी में मतलब मैं बताऊं तो होता है नेक काम। तो इमाम हुसैन एक बहुत अच्छे, एक बहुत ही नामी क्या है आपके रिवॉल्यूशनरी लीडर हैं। इनके बारे में दिया हो गया है कि उनकी मृत्यु हुई है एक नेक काम के लिए। यहाँ पर इस ब्लैंक में हमको इन 4 ऑप्शंस में से एक फीड करना है। ऑप्शंस पे नजर यदि डालें तो ऑफ, ऑप्शन ए दिया है ऑफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी इन और ऑप्शन डी एट। चूंकि ये चारों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन से संबंधित है, तो ये चारों ऑप्शन को डालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें डलेगा क्या। इमाम हुसैन डाइड डैश अ नोबल कॉज। चूंकि जब नेक काम के लिए कोई व्यक्ति अपना क्या करता है, एक तरह से बलिदान देता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप हमेशा पुट करेंगे क्या, फॉर। तो यहाँ पे मैंने उत्तर बताया कि अगर आपको इमाम हुसैन डाइड के बाद कुछ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे आएगा फॉर। तो मेरा आंसर यहाँ पे होता है, इमाम हुसैन डाइड फॉर अ नोबल कॉज। इसका मतलब इमाम हुसैन नेक काम के लिए
मारे गए या मृत्यु को प्राप्त हुए या वीर गति को प्राप्त हुए भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मैडम आपने फॉर ही क्यों इस्तेमाल किया, यहाँ पे एट, इन और ऑफ का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा नोट दिखाती हूँ आपको, जिससे आपको इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। जैसे मेरा यहाँ पर एक स्लाइड ओपन हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन डाई के साथ इस्तेमाल होते दिख रहे हैं। एक बार मेरे साथ समझेंगे इसको। अगर किसी सिचुएशन में डाई ऑफ मतलब मारा गया, ब्रैकेट में मैंने लिखा है डिसीज। अगर किसी की मृत्यु, किसी इंसान की मृत्यु डिसीज या फिर किससे, बीमारी से होती है किसी प्रकार के, तब आप वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफ। मतलब कि ही डाइड ऑफ कोलेरा एक तरह की बीमारी है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है वह कोलेरा के द्वारा मारा गया। तो अगर बीमारी से संबंधित कोई वर्ड रहेगा तो आप इस हाईलाइटेड पोर्शन को देख रहे हैं, ऐसे ही आप प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ऑफ। यदि डाई फ्रॉम की बात करूं तो फ्रॉम आप कहां पे लगाएंगे, डाई के साथ, जब आपको उसकी मृत्यु किससे हुई प्रतीत होगी, इफेक्ट से। जैसे कि उदाहरण बेहतर समझाएगा, he died from snake bite और ओवर ईटिंग, मतलब कि वह सांप के काटने से या फिर ज्यादा खाने से मारा गया। तो he died from snake bite और ओवर ईटिंग, यहाँ पे फॉर आपके प्रीपोजिशन का आप इस्तेमाल करेंगे डाई के साथ। यदि मैं बोलूं डाई फॉर, तो ये फॉर डाई के साथ कब लगेगा, जब आप वहां पे कोई शेक या कॉज, शेक मतलब कि होता है के लिए, अगर इसका हिंदी में मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं आपको तो इसका अर्थ होगा के लिए। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, फॉर गॉड सेक प्लीज लीव मी अलोन, जब हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस, उसी तरीके का यहाँ लिखा हुआ है। शेक या फिर कॉज मतलब कारण। तो यहाँ पे यदि मैं समझाऊं ही डाइड फॉर हिज कंट्री, इसका मतलब वह अपने देश के लिए क्या हुआ, मारा गया या वीर गति को प्राप्त हुआ, जैसे कि जवान। तो यहाँ पर डाई के साथ लगा हुआ है फॉर, और यही जो है हमारा क्या था, क्वेश्चन का स्टेटमेंट था जो इमाम हुसैन साहब थे, वो किसके लिए वो वीरगति को या मृत्यु को प्राप्त हुए थे, नोबल कॉज, इसका मतलब नेक काम के लिए। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे फॉर लगाया। कुछ और नोट है मेरे जिसपे एक नजर डालेंगे, जैसे कि डाई बाय। अगर आपको बाय लगाना है तो उसके लिए आपका कंडीशन होना चाहिए एक्सीडेंटल, जैसे कि ही डाइड बाय एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जैसी, दुर्घटना जैसी केस आएगी तो आप बाय लगाएंगे, मतलब वह एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया। यदि मैं बोलूं डाई इन आप कहां पे लगाएंगे, जहां पे आपको किसी प्लेस से संबंधित या किसी मंथ मतलब महीने से संबंधित या किसी ईयर से संबंधित जानकारी मिले। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड इन 1950, मतलब वह 1950 में मारा गया। ही डाइड इन लंदन, मतलब वह लंदन में मारा गया। ही डाइड इन अ हॉस्पिटल इन ढाका, मतलब वह हॉस्पिटल में मारा गया, जो ढाका मतलब कि बांग्लादेश में उपस्थित है। इस तरीके का इन प्रीपोजिशन आप तब लगाएंगे जब आपको प्लेस, मंथ और ईयर स्पेसिफाइड रहेंगे क्वेश्चन में। यदि मैं बात करूं डाई इन की, तो डाई इन का इस्तेमाल भी एक्सीडेंट के लिए होगा, जैसे कि ही डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। यहाँ पे आपको एक्सीडेंट का आपका स्पेसिफिक हो गया है कि कौन सा एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन है, बस है या फिर वो एयर एक्सीडेंट है। तो यहाँ पे आप डाई इन भी लगा सकते हैं। फिर से एक बात हो गई, डाई ऑन कब लगेगा, जब नेम ऑफ द डे या स्पॉट डेथ के बारे में देगा। स्पॉट डेथ का मतलब तुरंत उसी समय जो मृत्यु हो जाती है उसको स्पॉट डेथ कहते हैं। जैसे कि ही डाइड ऑन द स्पॉट और ही डाइड ऑन मंडे, वो मंडे को मारा गया या फिर वो उसी समय, उसी दौरान, उसी क्षण मारा गया, उसके लिए आप ऑन लगाएंगे। 2-3 और मेरे प्रीपोजिशन है जिसको समझिए, जैसे कि डाई एट, इसका मतलब कि ही डाइड एट 9:30 AM। कई बार समय आपका आंकलन किया जाता है कि वो कितने बजे मारा गया या कितने बजे मृत्यु हुई, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे एट प्रीपोजिशन डाई के साथ। यदि मैं बोलूं ही डाइड बिटवीन, कब लगेगा, तो बिटवीन लगेगा भी टाइम के लिए। जैसे कि अगर आप कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, वहां पे पुलिस पहुंचती है, मृत्यु के बाद यदि पहुंचती है तो वो एक तरीके से गैसिंग करते हैं कि अगर 10 बजे हम वहां पहुंच रहे हैं तो हो सकता है मृत्यु 9 से 9:30 बजे के बीच हुई हो। तो इसलिए यहाँ पे आप लगाएंगे बिटवीन मतलब के बीच। तो यहाँ पे ही डाइड बिटवीन 9 AM to 9:30 AM, इसका मतलब वो 9 से 9:30 बजे के बीच मारा गया होगा। दूसरी बात, लास्ट लिखा है यहाँ पे डाई विदिन का इस्तेमाल आप भी टाइम के लिए करेंगे, जैसे कि ही डाइड विदिन 5 मिनट्स। विदिन मतलब इसका हिंदी में यदि मैं बताऊं
तो ही डाइड विद इन 5 मिनट्स का मतलब होगा वह 5 मिनट में या 5 मिनट के दौरान या उसी अंतर्गत मारा गया था। इसका मतलब कि 5 मिनट में ही उसने अपना क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए। तो विद इन भी यहाँ पे टाइम के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन वो टाइम कैसा होगा, वो समय नहीं बताएगा 9 बजे, या वो समय का दौरान नहीं बताएगा 9 से 10 बजे, वो बताएगा कि वो बहुत कुछ समय, कुछ क्षण, मतलब कि 5 मिनट में ही क्या हो गया, मर गया। तो ही डाइड विद इन 5 मिनट्स भी आप इस्तेमाल करेंगे विद इन डाई के साथ। तो डाई के साथ ये तमाम प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हर बार क्वेश्चन आता है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा याद करना है, नोट डाउन करके चलना है, तो आगे बहुत काम आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको और नोट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, when the bull ran dash me I jumped dash the fence। यहाँ पे ये मेरा एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको 2 ब्लैंक दिए हुए हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में, ऑप्शन पे नजर डालें तो पहला लिखा है बिसाइड नेक्स्ट टू, दूसरा है इन नेक्स्ट टू, थर्ड है मेरा टुवर्ड्स और ओवर, नेक्स्ट है बिसाइड और नेक्स्ट टू। तो यहाँ पे जो मेरे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बताता है। मतलब कि यदि मैं प्रीपोजिशन वाला चैप्टर आप लोगों को समझाऊं तो प्रीपोजिशन के अंदर ये सभी चीजें शामिल होंगी। प्रीपोजिशन के भी कुछ वर्गीकरण होते हैं, कुछ प्रकारों में बांट के हम इनको पढ़ते हैं ताकि हम उनको इस्तेमाल करने में आसानी महसूस करें। जैसे कि बिसाइड का ही यदि मैं मतलब बोलूं तो उसके बगल में, ऐसा कुछ होता है मतलब। इसीलिए आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यदि क्लियर होगा तो आप इसको और अच्छे से समझेंगे। तो इस प्रश्न का यदि मैं हिंदी में कन्वर्जन करूं तो व्हेन द बुल रेन डैश मी आई जंप्ड डैश द फेंस। यहाँ पे जो हिंदी में पढ़ते हैं या जिनको नहीं मालूम है फेंस का मतलब, तो इसका मतलब होता है बाड़ा, या एक तरफ से आप बोल सकते हैं पशु बाड़ा, पशुओं को रखने वाला जो बाड़ा स्थान होता है ना उसमें। मतलब कि आप थोड़ा बहुत इतना तो समझ ही गए हो कि जब बुल मतलब कि कौन, बैल, जब बैल उसकी ओर दौड़ा वो उसने किधर जंप कर दिया, बाड़े में, पशु बाड़े में। तो ये आपका स्टेटमेंट है। इन प्रीपोजिशन को यहाँ पे इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ नोट समझना होगा। उस नोट को समझने के बाद आप इसको खुद ही आंसर मेरे साथ दे पाएंगे। जैसे कि मेरा नोट का जो स्लाइड है या फोटो है यहाँ पे ओपन हो गया है, एक एक करके मैं इनको समझाती हूँ। जैसे कि इन, इनटू, इनटू जो मेरा प्रीपोजिशन है ये बताता है कि बाहर से कोई चीज अंदर की ओर जा रही है। जैसे कि ये चूहा इस बॉक्स के अंदर घुस रहा है तो इनटू द बॉक्स हो जाएगा। द रैट इज रनिंग इनटू द बॉक्स। यदि मैं बोलूं आउट ऑफ मतलब कि एक दायरे के बाहर या फिर एक कमरे या एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर कोई चीज आ रही है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। यदि मैं बोलूं अराउंड मतलब कि ये बिल्ली इस बॉक्स के चारों ओर घूम रही है, उसके अंदर नहीं जाएगी, चारों ओर घूम रही है, तो ये अराउंड द बॉक्स हो गया। अगर मैं बोलूं अवे फ्रॉम द बॉक्स मतलब इस बॉक्स से दूर, इस बॉक्स के बाहर की ओर कोई चीज जाएगी, जैसे कि ये चिड़िया इस बॉक्स से बाहर की ओर उड़ रही है। यदि मैं बोलूं टुवर्ड्स मतलब कि ये सारे पक्षी किधर आ रहे हैं, इस बॉक्स की ओर आ रहे हैं, तो ये मेरा टुवर्ड्स द बॉक्स हो गया। टुवर्ड्स मतलब की ओर आना। यदि मैं बोलूं पास्ट द बॉक्स मतलब इस बॉक्स के साइड से, किनारे से क्या हो जाना, निकल जाना। यदि मैं बोलूं ऑन द बॉक्स, ऑन का मतलब होता है एक सरफेस के ऊपर बैठना। जैसे कि ये फ्रॉग अगर जंप करके यहाँ बैठा तो फ्रॉग इज ऑन द बॉक्स बोल सकते हैं आप। यदि ऑफ द बॉक्स बोला मतलब ये फ्रॉग उस बॉक्स से जंप करके नीचे आएगा, ऑफ आ जाएगा उस बॉक्स से। यदि मैं ओवर द बॉक्स बोलूं इसका मतलब होगा इस पर्टिकुलर बॉक्स को क्रॉस करके ये फ्रॉग इधर आके बैठ जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स को इस फ्रॉग ने क्या कर लिया, ओवर कर लिया, तो ये ओवर हो गया। वैसे ही अंडर द वॉल मतलब कि दीवार के नीचे से ये स्नेक पार हो जाएगी, स्नेक इज क्रॉसिंग अंडर द वॉल। यदि मैं बोलूं थ्रू द पाइप मतलब ये पाइप के भीतर से घुस के ये स्नेक पार होगी। और यदि मैं बताऊं क्रॉस द ब्रिज मतलब इस ब्रिज के अक्रॉस, ब्रिज पे चल के ये स्नेक पार होगी। ये सभी आपके क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस हैं जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। इनको अगर आप समझ गए तो आप भविष्य में भी इनको इस्तेमाल करने में कठिनाई नहीं महसूस करेंगे। 2 और चीजें लिखी है जैसे कि अप द स्टेयर्स और डाउन द स्टेयर्स।
अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी, तो अप मतलब ऊपर ऊंचा, तो स्टेयर के ऊपर जाना मतलब अप, स्टेयर से नीचे आना मतलब डाउन। तो इस तरीके से आपको ये सभी चीजें अगर समझ आ गई है तो अब आने वाले प्रश्न का जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था आप उत्तर मुझे खुद दे पाएंगे। जैसे कि मेरे इस प्रश्न में लिखा है व्हेन द बुल रैन डैश मी आई जंप डैश द फेंस। तो जब बुल उसकी ओर दौड़ा, उसकी ओर दौड़ा, इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बिसाइड करेंगे क्या? नहीं, इसके लिए बिसाइड नहीं करेंगे। इन करेंगे क्या? इन नहीं करेंगे। टुवर्ड्स करेंगे क्या? टुवर्ड्स कर सकते हैं। बिसाइड नहीं होगा, बगल से नहीं दौड़ा, उसकी ओर दौड़ा। इन उसमें दौड़ा, नहीं उसकी ओर दौड़ा, इसलिए टुवर्ड्स। तो एक ऑप्शन हमारा सही मिल गया है टुवर्ड्स। अब सेकेंड ऑप्शन के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढ लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टू, व्हेन द बुल रैन टुवर्ड्स मी, यहां तक आप समझ गए हैं। आई जंप्ड डैश द फेंस, आई जंप नेक्स्ट टू द फेंस, बाड़े के बाजू दौड़ा, नहीं, बाड़े के बाजू कूदा क्या? नहीं, नेक्स्ट टू नहीं लगेगा। एक ही एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहां दिख रहा है जो कि है ओवर, मतलब कि अब मेरा ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता है व्हेन द बुल रैन टुवर्ड्स मी, व्हेन द बुल रैन टुवर्ड्स मी आई जंप ओवर द फेंस, मैं बाड़े के उस पार कूद गया। मतलब कि बैल उसकी ओर दौड़ा है और वो इस बाड़े को, जो कि इस तरीके का होता है ना, लगा के रखते हैं पशुओं से अपनी खेती को बचाने के लिए, उसके क्रॉस होके वो क्या कर गया? कूद गया। तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये कहता है डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट है, डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, इसका हिंदी में मतलब होता है लाइट कम्स फ्रॉम द सन। ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या दिख रहा है? मुझे सेंटेंस दिख रहा है। आप लोग भी समझ सकते हैं। कैसे समझे होंगे? यहाँ पे आपका एक क्या है? सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, कुछ ऑब्जेक्ट है। वर्ब में लगा है एस या ई एस फॉर्म, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिनॉप्सिस में पाया जाएगा। इस वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है, इसकी पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। साथ ही ये एक एटर्नल ट्रुथ, मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ, वास्तविक सत्य वाली बात है कि सन से हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है। तो यदि मैं बोलूं कि अ लाइट कम्स फ्रॉम द सन, तो ये सही होगा क्या? एन लाइट कम्स फ्रॉम द सन, तो सही होगा। द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, या फिर नो आर्टिकल भी एक ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये लाइट कैसी क्वांटिटी है। क्या आप प्रकाश को या लाइट को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल एट द एंड लगना है इस लाइट के आगे, इसीलिए एक नोट मैं बता रही हूं। वो नोट मेरा ये कहता है फॉर इनडेफिनिट अनकाउंटेबल नाउन्स ईदर नो आर्टिकल्स यूज्ड और वी यूज अ वर्ड दैट इज सम, कंसीडरेबल और लिटिल। मतलब कि ऐसी चीजें जो अनकाउंटेबल है उसके साथ या तो आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, या फिर उसके साथ आप कैसे आर्टिकल्स लगा सकते हैं? जैसे कि सम, लिटिल, कंसीडरेबल, ये लगा सकते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लाइट, ये लाइट वर्ड है मेरा अनकाउंटेबल। प्रकाश को आप क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाइट को अगर हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रकाश आ रही है, सपोज एक ट्यूब लाइट है, आप बोलेंगे कुछ प्रकाश उस ट्यूब लाइट से आ रही है, तो उसके लिए आप सम बोल सकते हैं। लेकिन वो तो मेरे ऑप्शन में है ही नहीं। मेरे ऑप्शन में है सिंपली ए, एन और द, और मतलब ये क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित है। तो इस प्रश्न में रूल के हिसाब से ऑप्शन होगा नो आर्टिकल, आंसर डी। क्यों? क्योंकि लाइट क्या है? एक अनकाउंटेबल क्वांटिटी है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये सीधे से सेंटेंस बन जाएगा मेरा लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ये इसका सही उत्तर है। अगला मेरा प्रश्न कहता है डिवाइड द चॉकलेट्स डैश द टू सिस्टर्स। यहां पर इस प्रश्न का हिंदी में होगा चॉकलेट्स को बांट दीजिए द टू सिस्टर्स, मतलब दो बहनों में या दो से बहनों को। तो इस स्टेटमेंट का ऑप्शन देते हैं, यहां पर आना चाहिए बिटवीन, अमोंग, टू या फॉर। तो यदि आप ये लगाएंगे तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टू सिस्टर्स के बारे में बात करना है, सिंगल पर्सन के बारे में नहीं बोल रहा है। इसीलिए बिटवीन, अमोंग, टू या फॉर में से
टू, अमोंग या बिटवीन तो आ सकता है, फॉर तो नहीं आएगा। डिवाइड द चॉकलेट्स फॉर द टू सिस्टर, ऐसा नहीं होगा, दो बहनों के लिए चॉकलेट डिवाइड कर दीजिए, ये गलत स्टेटमेंट है। टू द टू सिस्टर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बात आ गई है, दो बहनों की बात आ गई है। अगर सिंगल होता तो गिव दिस चॉकलेट टू गर्ल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यदि यहाँ पे दो ऑप्शन में आप फंस रहे हो जो बिटवीन और अमंग है, तो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। वो डिफरेंस ये कहता है कि यदि ये जो मैडम है ये चॉकलेट इन दोनों लड़कियों में बांटेंगी तो वो आपका आएगा बिटवीन में। मतलब जब दो लोगों के बीच हमको किसी चीज को बांटना हो या दो लोगों के दौरान कोई काम हो, उसको आप बिटवीन कहेंगे। पर यदि जब वो दो से ज्यादा लोग हों, सेकेंड ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं दो से ज्यादा लोग यहाँ शामिल है, इसका मतलब ये आएगा किसमें, अमंग में। मेरा नोट यही कहता है द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द बिटवीन इज व्हेन समथिंग इन द मिडिल ऑफ टू थिंग्स और टू ग्रुप ऑफ थिंग्स, दो चीजों के बीच में बांटने की बात आएगी तो बिटवीन। और यदि when something is in with a group of few or several or many, मतलब ज्यादा लोग रहेंगे तो among। बहुत आसान है, दो लोगों के बीच कोई काम होगी तो between कहेंगे, दो से ज्यादा होंगे तो among कहेंगे। यही वजह है कि आप क्या कह सकते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लेंगे बिटवीन। डिवाइड द चॉकलेट्स बिटवीन द टू सिस्टर, बिटवीन। बिटवीन द टू सिस्टर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बहनों की बात की जा रही है, बिटवीन द टू सिस्टर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा कहता है द टीचर सेड टू राम कांग्रेचुलेशंस विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो ये एक आपको देख के समझ आ रहा होगा, इसमें एक सेड टू राम टाइप का स्टेटमेंट है, साथ ही इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कुछ लाइन लिखा हुआ है, एक एक्सक्लेमेशन का साइन भी यहाँ पे है। तो जिन लोगों ने कभी भी इंग्लिश विषय की तैयारी की है किसी भी परीक्षा से संबंधित, उनको पता तो ये चली गया होगा कि ये क्वेश्चन है वॉइस से संबंधित। वॉइस की यदि बात करूं, मैं वाच्य की बात करूं, तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। चूंकि हमको इस प्रश्न को कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव में। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चार में से एक इसका सही उत्तर होगा। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो सेड टू वाला सेक्शन होता है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस एक्सक्लेमेशन फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यदि इन जनरल आप बनाते हो द टीचर सेड टू राम का आप बोल देते हो द टीचर टोल्ड राम, इस टाइप का ही आप कन्वर्ट करते हो। यदि यहाँ पे ये सेंटेंस पहचाना आप लोगों ने कि मैडम ये एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो यदि ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है तो इसमें आप इस सेड टू को किसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतना तो हमको समझ आ गया, द टीचर कांग्रेचुलेटेड राम तक आएगा। आगे का देखते हैं। तो ऑप्शंस को एक बार हम पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द टीचर कांग्रेचुलेटेड राम एंड सेड विश यू सक्सेस इन लाइफ, ये यहां तक ग्रामेटिकली सही है, मगर सेड विश यू सक्सेस इन लाइफ थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, इसको रहने देते हैं। The teacher wished congratulations and success in life to Ram, ये ऑप्शन आपका यहीं पे खारिज हो रहा है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे विश्ड के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आएगा, दोनों सिमिलर मीनिंग ही देता है, किसी के लिए विश करना या किसी को ग्रीट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। यदि थर्ड ऑप्शन मैं देखूं द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू राम एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, तो यहाँ पे भी ये विश और कॉन्ग्रेचुलेशन वाली सेम लाइन आ गई है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो द टीचर कांग्रेचुलेटेड राम एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। तो अब दो में हम कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा वाला सही होगा कौन सा वाला नहीं। यदि यहां फर्स्ट ऑप्शन में एक बार फिर से नजर डालें तो द टीचर कांग्रेचुलेटेड राम एंड सेड विश यू सक्सेस इन लाइफ, यदि ये टीचर है जो किसको कंग्रेचुलेट कर रहा है, राम को, तो यदि आप इसको हिंदी में बोलेंगे द टीचर सेड टू राम कांग्रेचुलेशंस एंड विश यू इन लाइफ, तो वो आखिर किसको कांग्रेचुलेट कर रहा है, राम को। तो बार बार यहाँ पे सेड और कांग्रेचुलेट जैसा सेंटेंस एक साथ यूज नहीं करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारा नियम ये कहता है कि
जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज ना लिख के कौन से फॉर्म में आ जाता है, इस राम के प्रोनाउन फॉर्म में। मतलब कि राम कौन है, ही, और ही का प्रोनाउन फॉर्म कौन सा हो जाएगा, हिम। इसका मतलब कि ये यू भी यहाँ पे गलत है और ये सैड और कंग्रेचुलेट तो था ही, तो ये ऑप्शन भी एक तरीके से खारिज हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है, द टीचर कंग्रेचुलेटेड राम एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। इसका मतलब कि टीचर ने राम को बधाइयां दी और उसको आगामी लाइफ के लिए, आगामी लाइफ की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। तो ये आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। हमको परीक्षा में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि हमको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ही लगा के आना है, इस हिसाब से ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, वन हु कैन नॉट इजली प्लीज्ड, ये आपका प्रश्न है किससे संबंधित, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग सुने होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीके से पढ़ते हो आप, तो ये उसी से संबंधित है। यहाँ पे हिंदी में ये कहता है ऐसा जो जल्दी या आसानी से खुश नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से खुश नहीं होता। तो इसके लिए 4 आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो दिखने में काफी क्या लग रहे हैं, दिखने में काफी आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। इसका मतलब यदि आपको पता नहीं होगा तो सच में ये आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। यदि मैं बोलूं वन हु कैन नॉट इजली प्लीज, तो इसका मतलब जिसको आसानी से संतुष्ट या खुश नहीं कर सकते, तो कौन होता है ऐसा इंसान। समझ हम सभी पा रहे हैं, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढ पाना मुश्किल है। एक बात से ये आसान हो जाएगी, वो कैसे होगी, जब आपको इनका मतलब पता होगा। आप लोगों को ये बात पता है कि ये जो हमारा सेक्शन होता है जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साथ में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या स्पेलिंग, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, ये वोकैबुलरी पार्ट से संबंधित होता है। वोकैबुलरी या उसको हम क्या कहते हैं, वोकैब। ये जो वोकैब पार्ट होता है ना, एक दिन में ये नहीं आएगा। इस वोकैब पार्ट के लिए आपके भीतर पहले से चीजों को जानना जरूरी है, या फिर आप जो बचपन से अब तक जितना भी जानकारी जानते हैं, जितनी भी वर्ड्स आपके दिमाग में स्टोर हुई हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे काम आएंगी। दूसरी चीज, जिनकी वोकैबुलरी थोड़ी वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वोकैब को क्या कर सकते हैं, आप इस वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, पढ़ाई करके। तो आप इस वोकैबुलरी के लिए क्या करिए, डेली या तो आप 5 से 10 वर्ड्स याद करिए, या फिर आप 5 से 10 आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स वगैरह से वर्ड्स ढूंढिए। ऐसे ही करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, और कोई तरीका इसका नहीं है। ये आपके भीतर की जानकारी है, जितना आप जानते हैं, जो समझते हैं, तो इसको आपको इम्प्रूव करना ही होगा, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी इन क्वेश्चंस में जाने की संभावना है। यदि मैं ऑप्शंस की बात करूं, फर्स्ट लिखा है कॉस्मोपॉलिटन, दूसरा लिखा है फ्राइटनिंग, तीसरा है फास्टिडियस और नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। अगर इन चारों ऑप्शन की हिंदी मीनिंग की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगे या मतलब नहीं पता होगा। पहले हम जानते हैं इनका मतलब मेरा कहता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वदेशीय, या फिर ऐसा जो अन्य देशों की संस्कृति से क्या है, प्रभावित है, देखा हुआ है, वो है मेरा कॉस्मोपॉलिटन। फ्राइटनिंग मतलब डरावना या थोड़ा सा भयभीत या अचंभित करने वाला। यदि मैं बोलूं फास्टिडियस मतलब होता है दुराध्य या कठिनाई से संतुष्ट होने वाला। मतलब कि ऐसा इंसान जो जल्दी नहीं, थोड़ा मुश्किल से संतुष्ट होता है। और यदि मैं बोलूं फेमिनिस्ट, तो ये नोन थोड़ा वर्ड है आप सभी के लिए, हम अखबार और आर्टिकल्स में पढ़ते रहते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, या फिर जो नारियों के लिए बातें करे, तो अच्छी बातें करे। तो कॉस्मोपॉलिटन, फ्राइटनिंग, फास्टिडियस और फेमिनिस्ट, इन चारों शब्दों के शाब्दिक अर्थ पता चलने के बाद हम इस नतीजे के पहुंचे हैं कि द वन हु कैन नॉट इजली प्लीज्ड इज नोन एज फास्टिडियस। मतलब कि ऑप्शन सी इज द मोस्ट राइट और एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला मेरा प्रश्न कहता है अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी, डिसीज मतलब बीमारी, स्प्रेड मतलब फैलाव या फैलना, अ लार्ज एरिया बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में। तो ऐसी एक बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल गई है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है एकेडमिक, सेकंड है एपिडेमिक, नेक्स्ट लिखा है इनकॉरिजिबल और लास्ट है इनविंसिबल। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है।
बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत आसानी से क्लिक कर गया होगा इसका सही उत्तर। आप सही उत्तर बता सकते हैं मुझे कमेंट में। सही उत्तर क्लिक किया है यदि तो आप जान गए हैं क्यों, क्योंकि अभी अभी ही हम सभी लोगों ने बहुत बुरी तरीके से इस चीज को क्या किया है, वहन किया है। बहुत बुरी तरीके से हम इन सबको झेल के बाहर आए हैं। तो एक ऐसी बीमारी हमारे यहाँ भी थोड़े समय पहले आई थी जो कि हम सभी को बहुत बुरी तरीके से क्या कर गई थी, प्रभावित कर गई थी। तो इसका सही उत्तर जानने से पहले इनके शाब्दिक अर्थ को मैं बताती हूँ। शाब्दिक अर्थ के हिसाब से आपका जो वर्ड एकेडमिक है उसका मतलब होता है अकादमिक या शैक्षिक या फिर शैक्षणिक भी बोल सकते हो। मतलब कि एकेडमिक समझते हो ना, एकेडमिक कैलेंडर वगैरह जो जारी होता है स्कूल कॉलेज में या यहाँ पे, तो वही अकादमी या अकादमिक इसका क्या है, एक मीनिंग है। यदि मैं बोलूं एपिडेमिक तो वो है महामारी। महामारी एक उस पर्टिकुलर बीमारी या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक छोटे एरिया में बस नहीं फैलती है, वो एक बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े क्या है क्षेत्र को प्रभावित करती है। मतलब कि सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे देशों में या हो सकता है पूरी दुनिया को प्रभावित करे। वहीं पे जैसे कि मैं एक वायरल फीवर की बात करूं जो कि होते रहता है आए समय मौसम के परिवर्तन के बाद, तो वो एक वायरल फीवर एक एरिया में होता है, कुछ लोगों को होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं एपिडेमिक की तो वो क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। जैसे कोविड-19 एक क्या थी, बहुत बड़ी हमारे लिए क्या थी, महामारी थी, जिसको हम एपिडेमिक का नाम भी देते हैं। यदि मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, इनकॉरिजिबल मतलब असंशोधनीय। असंशोधनीय का मतलब होता है ऐसा कोई बात, ऐसी कोई चीज जिसमें संशोधन ना किया जा सके, जिसमें परिवर्तन संभव ना हो, तो वो है असंशोधनीय। यदि मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं, इनविंसिबल, इसका मतलब होता है अजेय। अजेय का मतलब जिसे जीता ना जा सके, अजेय या अजय कहते हैं हम लोगों को, बहुत लोगों के नाम होते हैं। तो ये एकेडमिक, एपिडेमिक, इनकॉरिजिबल और इनविंसिबल चारों में सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, महामारी। बाकी तीनों क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, लगते पढ़ने में सेम सेम है लेकिन मतलब कुछ और ही निकलता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करने वाली कोई बीमारी कहलाएगी एपिडेमिक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि मैं बात करूं अपने अगले क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है गिव द एंटोनिम्स ऑफ एक वर्ड। कौन सा वर्ड, वर्ड लिखा हुआ है ट्रिवियल। ट्रिवियल एक शब्द दिया है और बोला है इसका एंटोनियम। एंटोनियम जिनको नहीं समझ आता है, इसका मतलब होता है विपरीत या विपरीतार्थी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे फिर ही टिक लगाएंगे। क्यों, क्योंकि विपरीत और समान दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, स से याद करना, और एंटोनियम मतलब होता है विपरीत या विपरीतार्थी, मतलब ऑपोजिट मीनिंग देने वाला, उल्टा। तो ट्रिवियल का उल्टा पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन कौन से, सीरियस पहला ऑप्शन है सीरियस, दूसरा इंट्रिकेट, तीसरा काम और चौथा डेंटी। 4 ऑप्शन दिख गया। यदि मैं बोलूं कि इनका क्या मतलब आप समझते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा कि मैडम ट्रिवियल का ध्यान नहीं, लेकिन सीरियस मतलब हमको पता है गंभीर तरीके से कुछ होता है, या वो जो इंसान थोड़ा सा गंभीर रहता है, जैसे सीरियस मैटर, सीरियस पर्सन हम बोलते हैं, गंभीर आदमी है वो, तो सीरियस का मतलब थोड़ा गंभीर से रिलेटेड। यदि इंट्रिकेट बोलूं तो हो सकता है ध्यान ज्यादा लोगों को ना हो। यदि काम बोलूं तो इतना तो पता है इसका मतलब मैडम शांत होता है, ही इज अ काम पर्सन, या फिर काम डाउन जो हम इस्तेमाल करते हैं ना फ्रेज, वही काम डाउन, तो इसका मतलब शांत होना या स्थिर होना, बिल्कुल ठीक है। यदि इंट्रिकेट और डेंटी और ट्रिवियल ये तीनों ही शब्द हमको घुमाएंगे, तो इनके पहले हम इनका क्या देख लेते हैं, शाब्दिक अर्थ। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब हिंदी में होता है मामूली। कितना मामूली सा मतलब था पर हमको मालूम नहीं था, मालूम चल गया। ट्रिवियल का मतलब है मामूली, एक साधारण सी बात समझ लीजिए। यदि सीरियस का बात करूं तो गंभीर, हमको मालूम था। यदि बात करूं इंट्रिकेट, इसका मतलब होता है जटिल, या और अच्छे तरीके से बोलूं तो पेचीदा, जो चीज क्या हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो कॉम्प्लिकेटेड के मीनिंग में ये इंट्रिकेट एक वर्ड है। यदि डेंटी की बात करूं तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म या सुंदर, छोटा, सूक्ष्म। तो इसका 2 मतलब है, 2 तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्म या सुंदर के संदर्भ में। यदि लास्ट वर्ड काम की बात करूं तो इसका मतलब होता है शांत या स्थिर, जैसा कि हमको मालूम था। तो हमको पूछा है किसके बारे में,
ट्रिवियल को बारे में, ट्रिवियल का क्या पूछा है, विपरीत पूछा है। तो मामूली का विपरीत कौन सा होगा, अब आप खुद ही पता लगा लेंगे और मुझे उत्तर बताएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको हिंदी में मालूम चल गया है। तो मामूली सी बात और उसका उल्टा हम क्या बोलते हैं, बहुत ही कोई गंभीर बात है, गंभीर काम है। तो ट्रिवियल का सही उत्तर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही, दैट इज सीरियस। अगर कोई मामूली सी बात है तो उसका उल्टा गंभीर सी बात भी हो सकती है। तो ट्रिवियल मतलब मामूली, सीरियस मतलब गंभीर। उसी तरीके से यदि सूक्ष्म में बात करूं, सूक्ष्म मतलब छोटा या थोड़ा सा असाधारण, तो सूक्ष्म और मामूली एक ही संदर्भ में काम होंगे। स्थिर और मामूली ये दोनों ही बहुत अलग अलग तरह की बात है। तो ऑप्शंस के हिसाब से ट्रिवियल का, ट्रिवियल इस शब्द का सही उत्तर होना चाहिए कौन सा, सीरियस मतलब गंभीर। ट्रिवियल मतलब मामूली सी बात, सीरियस मतलब गंभीर सी बात। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप लगाएंगे हमेशा टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो है लिखा है थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। मतलब थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना, दिस पेन मतलब ऐसा एक पेन, यह पेन, इस पेन को फेंक दो, किसमें, डस्टबिन में। बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं। कैसे बताऊंगी। थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन, एक डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें क्या बोला जा रहा है, इस पेन को क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए। इस पेन को क्या कर दो, इसमें फेंक दो। किसमें फेंक दो, इस डस्टबिन में। ये क्या है, मेरा एक डस्टबिन है, इस डस्टबिन में पेन को फेंकने की बात कर रहा है। थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन, इन द डस्टबिन, नन मतलब कोई भी नहीं, या फिर ऑन द डस्टबिन। अब फिर से कंफ्यूजन होगा लोगों को, मैडम नन तो आएगा नहीं, या तो इन, इनटू या ऑन आएगा, इतना तो लोग जान जाते हैं। यदि इन तीनों में और अप्रोप्रिएट आंसर की बात करूं तो इन और इनटू में 50% से ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे। ऑन को भी आधे लोग सॉल्व कर लेंगे कि मैडम ऑन नहीं आएगा, ऑन तो ऊपर या पर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डस्टबिन पर फेंक दो कभी हम नहीं बोलेंगे। तो फिर भी एक हद तक हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। पर क्या आपको पता है इन और इनटू में से क्या लगेगा? तो वहीं पे जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। इसको दूर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक या एक नोट समझा रही हूं, उसको समझेंगे, आप खुद मुझे इसका उत्तर बताएंगे। वो नोट मेरा ये कहता है कि ये जो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, एक छोटी सी स्मॉल फैटी कैट जो है हमको समझाएगी कि प्रीपोजिशन ऑफ यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना सिखाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक पॉट है, यहाँ पे एक कैट बैठी है, हम इसको बोल सकते हैं कैट इज सिटिंग नियर द पॉट। कैट, बिल्ली पॉट के पास बैठी है, सिंपल आप समझ जाएंगे। इन द पॉट का मतलब पॉट के अंदर बैठी है। यदि मैं बोलूं बिसाइड द पॉट मतलब पॉट के बाजू में, बगल में बैठी है, बोल सकते हैं। नियर और बिसाइड में भी फर्क है। नियर मतलब हो सकता है इसके बीच थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन बिसाइड मतलब जस्ट बगल, अगल बगल। बोलते हैं ना माय फ्रेंड्स हाउस इज बिसाइड माय हाउस, मतलब हम दोनों का घर अगल बगल है, उसी तरीके का। यदि मैं बोलूं बिहाइंड मतलब देख रहे हो ये झांक रही है पीछे से, मतलब ये किसके बिहाइंड है, पीछे है, पॉट के बिहाइंड। यदि मैं बोलूं इनटू द पॉट मतलब कि समझने लायक बात, ये बिल्ली, ये कैटी क्या कर रही है, बाहर से पॉट के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, इनटू द पॉट। यदि मैं बोलूं इन फ्रंट ऑफ पॉट, इसका मतलब कि वो पॉट के सामने बैठ गई है, इन फ्रंट। द टेम्पल इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो आप बताते हो ना कि मेरे घर के सामने, तो बिल्कुल वैसा। यदि बिटवीन बोलूं तो दो पॉट ला दी है ये और उनके बीच बैठ गई है, मतलब ये बिल्ली दो पॉट्स के बिटवीन बैठी है। यदि मैं बोलूं आउट, इसका मतलब ये पॉट के बाहर आ रही है या बाहर की आने को है। यदि मैं बोलूं ऑन मतलब कि ये पॉट मिट्टी से लदा हुआ है, उसके ऊपर बैठी है, वो उसके भीतर नहीं है, उसकी सतह पे बैठी है। और यदि मैं बोलूं अंडर, इसका मतलब कि इस पॉट के भीतर बिल्ली है, पॉट के ऊपर नहीं है, वो बिल्ली के ऊपर पॉट है, मतलब उसके अंडर। हम लोग बोलते हैं ना अंडर द रूफ ऑफ ट्री, मतलब कि पेड़ के नीचे, अंडर दी
अंडर द शेड, हम लोग इस तरीके से जो बात करते हैं ना, मतलब वो चीज हमारे ऊपर हो, कुछ इस तरीके से। तो इस कैटी फैटी बिल्ली ने हमको प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें बताई हैं। वो बातें ये कहती है कि इनटू और इन, जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। इन मतलब वो पॉट के अंदर छुप के बैठी है, और इनटू मतलब वो बाहर से अंदर की ओर जाने को क्या है, ललायत है, तेज हो रही है। तो आप ऑप्शन में ध्यान देना, हम लोग जिन दो बातों में कंफ्यूज हुए थे वो दो बातें थी इनटू और इन। अब इनटू और इन को इसने हमको समझा दिया है। इन मतलब उसके भीतर, इनटू मतलब बाहर से अंदर की ओर। यदि मैं आपको बोलूं कि इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, तो as the pen needs to be thrown inside the dustbin, जैसे कि पेन को डस्टबिन के अंदर जाने की जरूरत है। there are two options that is correct, in and into, दोनों ही उत्तर सही हैं, दोनों ही उत्तर सही हैं। आप नहीं बोल सकते कि कोई एक सही है। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन in is used when something is within, that is one thing contains another। इन वहां पे इस्तेमाल होगा जब कोई एक चीज दूसरे के अंदर होगी। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल इज सिटिंग इन द चैम्बर, मतलब कि चैम्बर में कौन बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। ड्रॉज इज अंडर द अलमारी, या फिर माई पर्स इज इन माई अलमीरा। हम लोग जब ये इस्तेमाल करते हैं मतलब मेरा पर्स कहाँ है, अलमीरा के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट इन आप तब लगाएंगे व्हेन समथिंग और वन थिंग कंटेन्स अनदर। रही बात इनटू की, तो इनटू कब लगाओगे, इनटू लगाओगे व्हेन समवन और समथिंग, जब कोई एक या कोई चीज कम्स फ्रॉम, आता है, आउटसाइड टू वेयर, इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर। जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आएगी ना, तब आप इस्तेमाल क्या करोगे, इनटू। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो मेरा स्टेटमेंट है, यहाँ क्या हो रहा है, इस पेन को बाहर से किधर की ओर जाने को बोला जा रहा है, अंदर की ओर। मतलब इसको बाहर से हम किस में फेंकेंगे, इस डस्टबिन में। दैट्स वाई अब सभी लोगों को, आई होप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि इनटू यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। इन से भी ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन है, इनटू। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सभी नोट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि इन सभी नोट को बनाया ही इस तरीके से गया है, इतने आसान भाषा में कि आपको समझ आए। तो आप कभी भी किसी भी तरीके का प्रीपोजिशन लगाने में अब आप क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे अगर आप इसको थोड़ा समझ पाए होंगे। ठीक है, यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो शी डैश फॉर हर फैमिली फॉर 15 मिनट्स। मेरा ये प्रश्न कहता है शी डैश फॉर हर फैमिली, शी मतलब कोई लड़की, फॉर के लिए, हर फैमिली अपने परिवार के लिए, फॉर 15 मिनट 15 मिनटों से क्या कर रही है। ऑप्शन देखते हैं, इज वेटिंग, हैज बीन वेटेड और वेट्स। चूंकि ये प्रश्न एक टेंस का सिंपल प्रश्न दिख रहा है, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये मेरा कौन सा टेंस है, तो ये मेरा टेंस लग रहा है मुझे कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका सिनॉप्सिस कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक इसका सिनॉप्सिस खत्म होता है। सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, बीन रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरा शी, फॉर हर फैमिली ये है क्या मेरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, और फॉर 15 मिनट्स एक टाइम कांस्टेंट है जो हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लगाते हैं, ताकि हम उसको बता सके कि ये कार्य चालू हुआ है और अब तक निरंतर जारी है। तो ये वजह है कि इसको हम समझ पाए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, शी इज वेटिंग फॉर हर फैमिली, वह अपने परिवार के लिए इंतजार कर रही है 15 मिनट से। ये 15 मिनट ही बता दिया रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फर्स्ट ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। 15 मिनट से वेट कर रही है, इसका मतलब वेट्स तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट जुड़ा है जो हमको बताने में मदद कर रहा है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। वेट्स कब होता? जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता, मतलब कि बस यहाँ तक होता सेंटेंस, ये वाला हिस्सा नहीं होता। शी वेट्स फॉर हर फैमिली, वह अपने परिवार का इंतजार करती है, कुछ गलत नहीं है इसमें। बट ये वो जो लिखा हुआ है ना टाइम कांस्टेंट, ये वेट्स को गलत कर देगा। यदि मैं बोलूं शी हैज बीन वेटिंग, तो सिनॉप्सिस के हिसाब से सब्जेक्ट
सब्जेक्ट कौन है मेरी, शी के साथ हैज की हैज के साथ बीन बिल्कुल लगा है, बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगा है, और ऑब्जेक्ट मेरा फॉर हर फैमिली फॉर 15 मिनट्स। इसका मतलब बी इसका क्या है, सही उत्तर है। एक और ऑप्शन है इसी के जैसा दिख रहा है, गलत क्या है उसमें गलत है शी हैज बीन वेटेड। ये वेटेड नहीं, यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना था, जो कि वेटेड आया है मतलब थर्ड फॉर्म आया है, तो ये वहीं पे गलत हो गया। तो कौन सा मेरा सही उत्तर है इसका, ऑप्शन बी। यदि मैं बोलूं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा अगला क्वेश्चन कहता है द रेन कम्स डैश द क्लाउड। रेन मतलब बारिश, वर्षा। कम्स का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ड से बना है, किससे, कम में आपने जोड़ दिया है एस और ई एस, और ये क्या बन गया है, कम्स। इस कम्स के द्वारा नहीं हमने जाना कि ये कौन से टेंस की बात है। आप लोग भी बता सकते हो मुझको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये बात है। सबसे ज्यादा गलतियां इंसान सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में ही करता है, ये मैं बता देती हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है द रेन कम्स डैश द क्लाउड। अगर इसको एक एटर्नल ट्रूथ की तरह भी देखोगे तो भी ये सही है कि बारिश हमेशा बादलों से ही होती है और कहीं से नहीं होगी। आर्टिफिशियल रेन की बातें अलग ही है, तो आप क्लाउड से ही बारिश होती है, ये बात तो बिल्कुल सच है। मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हर तरीके से हम ये जान गए हैं। लगाना है हमको कुछ वर्ड्स जैसे कि इन, नियर, फ्रॉम, अंडर। अगर इन चारों बातों के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये ना प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट के बारे में बताता है। वो प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट कुछ इस तरीके से है, जैसे कि यदि यहाँ पे मैं कुछ टेबल लिखी हूं और इस टेबल में आपको कुछ समझाने वाली हूं, इसको समझेंगे, उसका उत्तर आप खुद मुझे देंगे। जैसे कि पहला दिखा रहा है मेरा टू। अगर इस बॉल के बारे में बात की जा रही है तो ये बॉल कहाँ जा रहा है, बॉल इज गोइंग टू द बॉक्स या टुवर्ड्स द बॉक्स, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो टू मतलब की ओर जाना, उस ओर जाना। यदि मैं बोलूं फ्रॉम मतलब उस ओर से आना, बॉक्स की ओर से आ रहा है, बॉक्स के तरफ से आ रहा है। यदि ऑन टू मतलब इस बॉक्स के ऊपर क्या है, चढ़ा हुआ है। यदि ऑफ बॉक्स के नीचे गिर चुका है। यदि इनटू मतलब बॉक्स के भीतर, अभी थोड़ी देर पहले आया था एक, बाहर से अंदर की ओर कोई चीज जाएगी तो इनटू लगाएंगे, इन नहीं, तो यहाँ पे इनटू। यदि आउट ऑफ मतलब थोड़े देर पहले, ब्लरी इमेज दिख रहा होगा, थोड़े देर पहले ये बॉक्स यहाँ थी लेकिन अब कहाँ आ चुकी है, आउट ऑफ द बॉक्स। यदि मैं बोलूं अप मतलब कि वही अप द स्टेयर्स, ऊपर चढ़ना। डाउन द स्टेयर्स। अराउंड डिब्बे के चारों ओर घूमना। और यदि मैं बोलूं अक्रॉस, सपोज ये मेरा अब बॉक्स नहीं एक सड़क है, अक्रॉस द रोड सड़क के उस पार, बोलते हैं ना हम लोग, सड़क के उस पार। यदि मैं बोलूं अलोंग द रोड मतलब सड़क के साथ साथ, हम लोग कभी कभी बोलते हैं अलोंग द नेशनल हाईवे देयर इज अ रोड, मतलब कि नेशनल हाईवे के साथ साथ अलोंग क्या जाएगी, एक रोड, उसको फॉलो करना, डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से अलोंग द रोड। और यदि मैं बोलूं थ्रू द बॉक्स मतलब कि वो पर्टिकुलर एक बॉक्स के भीतर से घुस के कुछ इस तरीके से निकलेगी। कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू द ब्रिज, मतलब कि ब्रिज के अंदर से घुस के हमको क्या निकलना है, क्या करना है, निकलना है। तो ब्रिज के कभी कभी होता है ना ऐसा ओवर ब्रिज जिसके बीच में ऐसे सेपरेशन बना होता है, यहाँ से गाड़ियां इस पार से उस पार जा सकती है, तो इसको आप बोलोगे क्या, थ्रू दी ब्रिज। तो ये सभी आपके प्रीपोजिशन को समझने के बाद आपको इन चारों में एक सेलेक्ट करना है, जो कि आप अब कर चुके होंगे। द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। रेन कहाँ से आती है, इन द क्लाउड्स, नहीं, क्लाउड में नहीं आती है। नियर द क्लाउड हो ही नहीं सकता, वो तो क्लाउड से आ रही हैं। फ्रॉम द क्लाउड बिल्कुल सही उत्तर है। अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड भी नहीं होगा क्योंकि वो क्लाउड से आ रही है। मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, ऑप्शन सी फ्रॉम। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर होता है द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। इस तरीके से आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल किया और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी तरीके से आप क्या करिए, पढ़ते चलिए, इन सारे नोट्स को लिखते चलिए, देखते चलिए, क्या पता ये नोट आपके परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से देखते रहिए। यहाँ पे मेरा वीडियो सीरीज अभी खत्म हो चुका है, अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी कराऊंगी। इसमें आपको जो भी चीजें समझ आई हैं उसको आप पूरी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।